डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे संघवाद फेडरलिज्म के संबंध में। संघवाद यानी फेडरलिज्म। तो सबसे पहले अपन देखेंगे संघवाद अपन कहेंगे किसे, यानी संघवाद की परिभाषा। शासन की वह प्रणाली जिसमें संविधान द्वारा केंद्र व राज्य स्तर की दो राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं। यानी कि जो अपने शासन संचालन की एक जो प्रणाली है, उसके अंदर संविधान के द्वारा केंद्र व राज्य स्तर की दो राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं एवं दोनों के मध्य शासन की शक्तियों का संविधान द्वारा स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। इससे संविधान लिखित एवं सर्वोच्च होता है तथा केंद्र व राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसको अपन किसकी श्रेणी या जिसको अपन संज्ञा कह सकते हैं, देते हैं संघवाद अर्थात फेडरलिज्म। यानी कि सबसे पहले जो बात आती है वो आती है संविधान की। संविधान का अर्थ मैंने आपको बताया था कि संविधान एक उस व्यवस्था का नाम है जिसके तहत एक प्रकार से नियम कानूनों का समूह बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग किसी राष्ट्र का शासन संचालित किया जाता है। या अपन कहें कि नियम कानूनों का वह समूह है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र का शासन संचालित किया जाता है। और इसके अंदर राष्ट्र के शासन के संचालन के लिए उसमें कुछ राजनीतिक विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य स्तर पर। जैसे अगर अपन हिंदुस्तान में बात करते हैं तो एक तो हो गई संघ सरकार और एक हो गई जो विभिन्न राज्यों की जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके संबंध में। तो उसके संबंध में केंद्र और राज्य के मध्य में जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसको संविधान के अंदर ही एक प्रकार से स्पष्ट शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर ही अपने कार्य को अच्छे से संपादित करते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 और अगर बात करते हैं अपन अनुच्छेद 246, इसके अंदर शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन किया गया है और इसमें किया गया है 4 भागों में मुख्यतः। जैसे संघ सूची के विषय, दूसरा हो गया राज्य सूची के विषय, तीसरा हो गया समवर्ती सूची के विषय और चौथा हो गया अवशिष्ट सूची के विषय। यानी कि संघ सूची के अंदर जो भी अधिकार होते हैं उस पे नियम कानून बनाने का पूरा जो भी विषय होते हैं संघ सूची में, उस पे पूरा का पूरा जो नियम कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है? केंद्र का है। और राज्य जो सूची है उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार का। यानी सुस्पष्ट विभाजन किया गया है अपने संविधान के अंदर ताकि केंद्र और राज्य के मध्य में किसी भी प्रकार की कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। यानी 7 और अनुच्छेद है 246। और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची पर है इन दोनों सरकारों को। और अवशिष्ट सूची किसको दे दी गई? संघ सरकार को दे दी गई। ये बातें अपने को विशेष ध्यान में रखनी है। ये सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत रहती है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ उपबंध किए गए आपातकालीन उपबंध, जैसे 352, 356 और 360। अगर आपात जैसी स्थिति होती है तो संघ सूची पर तो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर भी अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उस पर भी केंद्र सरकार को हक होगा, अधिकार होगा नियम कानून बनाने का। और समवर्ती सूची है, दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद हो जाए तो वो मान्य किसका रहेगा? केंद्र का रहेगा। तो इस प्रकार से कहने का भावार्थ ये हुआ कि एक सुस्पष्ट, एक अच्छे प्रशासन के संचालन के लिए अपने संविधान के अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया है और इन दोनों के बीच में यानी केंद्र और राज्य में किसी भी प्रकार की कोई टकराव की स्थिति ना हो, उससे बचाव के लिए या उसके समाधान के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? न्यायपालिका की, जो सरकार का एक तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि सरकार के 3 अंग अपन ने देखे थे, एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका।
तो ये तो हो गया संघवाद के अर्थ के संबंध में कुछ सामान्य बातें। अब बात करते हैं इसके और जो संघवाद या फेडरलिज्म शब्द के संबंध में जो सामान्य परिचय उसके संबंध में। तो स्वतंत्रता के समय हमारे देश में अधिकांश राज्य ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने मात्र प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया गया था। फिर कुछ देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया और इन देशी रियासतों को राज्य से जोड़ा गया था। ये इतिहास की बात है, क्योंकि भारत एक ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य था, क्योंकि अपन अंग्रेजों के अधीन थे। तो उस समय कुछ राज्यों का गठन किया था अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, और कुछ देशी रियासतें थी। लेकिन जैसे ही अपना देश 1947 के बाद आज़ाद हुआ तो उसके बाद में ये विभिन्न जो रियासतें थी और थी उनको विभिन्न राज्यों के अंदर जोड़ दिया गया। अब देखते हैं अपन संघवाद है क्या। तो विश्व की एक महाशक्ति थी सोवियत संघ किसी समय में, यानी जो आज वर्तमान रूस है, इसके साथ अन्य काफ़ी देश थे जो 1991 में विघटन के बाद ये रूस बचा था। अन्य देश काफ़ी अलग हो गए थे। उससे पहले ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जो 1989 के बाद अनेक स्वतंत्र देशों के रूप में बंट गया। कहने का मतलब ये 1989 के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी और 1991 के अंदर ये पूर्णतः एक प्रकार से विघटित हो गया था। और इसमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों और राष्ट्रमंडल भी बना लिया था, जिसमें चेकोस्लोवाकिया है, युगोस्लाविया है, पाकिस्तान को भी अपने देश में संविधान को अपने देखने को पड़ा था। ये कुछ देश हैं जिसमें अलग अलग विभाजन, जैसे पाकिस्तान है, ये भारत से अलग हुआ था 1947 के अंदर। तो भारत के लिए एक ये महान उपलब्धि है कि सन 1947 के जो एक दुखद अपना विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में, उसके बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना एक अखंड तथा स्वतंत्र अस्तित्व आज भी बनाए हुए। ये भारत के लिए एक सबसे बड़ी क्या है उपलब्धि अपन कह सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो भारत की तरह ही वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। यानी जिस प्रकार से भारत एक अंग्रेजों का औपनिवेशिक राज्य था, उसी प्रकार से वेस्ट इंडीज है वो भी अंग्रेजों का औपनिवेशिक था, अर्थात वेस्ट इंडीज भी किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। और 1958 ईस्वी में वेस्ट इंडीज संघ बना था, यानी फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का निर्माण हुआ। लेकिन कमजोर केंद्र और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 ईस्वी में इसे क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। लेकिन भारत के अंदर संविधान की सर्वोच्चता को देखते हुए इसके अंदर एकदम सुस्पष्ट विभाजन किया गया केंद्र और राज्यों के मध्य में, इसलिए यह व्यवस्था आज भी अपने सामने विद्यमान है, जो एक भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह एक विशाल विविधताओं से भरा है, क्योंकि अपन देखते हैं भारत अपने आप में एक काफी विशालता लिए हुए है। अगर भारत के भौगोलिक दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो विश्व में अपना 2.14% क्षेत्रफल लिए हुए अपना विशाल स्थान कायम करता है, जिसका क्षेत्रफल है 3,32,263 वर्ग किलोमीटर। अगर अपन बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में इसका विस्तार है। अगर देशांतर की आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में विस्तृत है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो भारत इतनी विशालता लिए हुए है, तो इस विशालता को देखते हुए इसमें अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अनेक राज्यों में इस प्रकार से विभाजित है। तो फिर भी एक प्रकार से एक जैसे अपन कह सकते हैं महाद्वीप की तरह एक विशाल विविधता लियो, जितना एक महाद्वीप में विविधता है उससे कहीं ज्यादा किसमें मिलती है? विविधता अपने भारत के अंदर मिलती है। फिर भी अपन कह सकते हैं कि निश्चित रूप से भारत विविधताओं में क्या स्थापित करता है? एकता स्थापित करता है। तो इसी संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो शासन के सिद्धांत के रूप में अगर जो संघवाद है उसकी विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप अपने को देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करते हैं संघीय राज्य की शुरुआत, तो संघीय राज्य की शुरुआत हुई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए जिसे अपन बोलते हैं। लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से क्या रखता है? अपनी अलग भिन्नता रखता है। यानी भारत और जर्मन का अलग संघवाद है, अमेरिका का क्या है? अलग संघवाद है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित है, केंद्रीय और प्रांतीय। यानी एक केंद्र हो गया और एक प्रांत का मतलब स्टेट, राज्य हो गया। जो कुछ देशों के अंदर दोहरी नागरिकता है, जैसे अगर अपन बात करते हैं यूएसए की, तो उसकी संघवाद के अंदर अगर अपन देखें तो उसमें अलग
भिन्नता है, वहां पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जबकि भारत के अंदर क्या है, एकल नागरिकता है। यानी भारत के अंदर केवल और केवल केंद्रीय नागरिकता प्राप्त है अपने को, राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त है, अलग से स्टेट की कोई नागरिकता प्राप्त नहीं है। जगह की अगर अपन बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए के अंदर 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट के हिसाब से अलग अलग उन स्टेट की और केंद्र की वहां यूएसए की अलग से है राष्ट्रीय स्तर की, तो वहां दोहरी नागरिकता हो गई। लेकिन भारत में क्या है, एकहरी नागरिकता है। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि एक राजनीतिक आधार पर और के आधार पर संघवाद में काफी अपने को भिन्नता देखने को मिलती है। और संघवाद के वास्तविक कार्य का निर्धारण राजनीतिक संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। अगर अपन बात करते हैं सन 1914 तक, तो उत्तरी और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के ही 2 उपनिवेश थे, किंतु सन 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में यहाँ के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का क्या लिया था, निर्णय लिया था। और उसके बाद में वहां पर अपन नाइजीरिया की उनकी बात करते हैं तो ब्रिटेन से अलग भी हुए हैं, अलग देश भी स्थापित हुआ है। तो इस प्रकार की ये संघ की नीति का मतलब हो गया एक प्रकार से अपने देश के शासन को संचालन करने या प्रशासन के एक सुव्यवस्थित या सुनिश्चितता स्थापित करने के लिए एक प्रकार से केंद्र और राज्यों के मध्य में जो शक्तियों का विभाजन है, और उस शक्तियों का विभाजन के आधार पर ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर एक प्रकार से केंद्र और राज्य अपने अपने कार्य करते हैं, उसी का नाम क्या है, संघवाद है। तो संघवाद के संबंध में ये कुछ सामान्य बातें थी जो अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो भारतीय संविधान के अंदर किस प्रकार के संघवाद का उल्लेख दिया हुआ है, किस प्रकार से भारतीय संघीय व्यवस्था में एक प्रकार से वर्तमान संबंध है, क्या तनाव बन सकते हैं, क्या स्थिति हो सकती है, किस प्रकार से तनाव बन रहे हैं, इसके संबंध में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।